गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे, हाउ आर यू? फाइन, ओके। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर, और इसी को हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है एसी डायनामो। इसी का ये किसी भी नाम से आ सकता है आपके एग्जाम में। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिवाइस है एसी जनरेटर, अल्टरनेटर या एसी डायनेमो। बेटे, जो हमारा जनरेटर नाम है ना, ये जनरेटर नाम थोड़ा मिसनोमर है। मिसनोमर, जनरेट करना, ठीक है। ये जनरेट नहीं करता एनर्जी को, ये एनर्जी नहीं बनाता, ये एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर किस फॉर्म की एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस which is used to convert it is a device which is used to convert electric mechanical energy into electric energy, mechanical energy into electrical energy। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटे? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये वो डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो जनरेटर जो है वो नाम जो है, ये जनरेटर, ये मिसनोमर है, ये जनरेट नहीं करता। जनरेटर वर्ड इज मिसनोमर, ये मिसनोमर। अगर ये आपसे पूछा जाए तो ही आपको बताना है एग्जाम में कि जनरेटर वर्ड जो है वो क्या है, मिसनोमर है। मिसनोमर क्यों है? बिकॉज नथिंग इज जनरेटेड, बिकॉज नथिंग इज जनरेटेड। यहाँ पर कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा, बट इट इज एन अल्टरनेटर। ये क्या है? इट इज एन अल्टरनेटर। ये एक अल्टरनेटर है। इट इज एन अल्टरनेटर which convert one form of energy into another, which convert sorry students, one form of energy into another। एक तरह की एनर्जी को बेटे ये दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? मिसनोमर नाम है, जनरेट नहीं करता, ये सिर्फ कन्वर्ट करता है। क्लियर? अच्छा भाई, फिर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वर्किंग प्रिंसिपल। वन वर्ड के 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर? जनरेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो बेटे ये इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ on the principle of electromagnetic induction। किसके ऊपर काम करेगा ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करेगा। क्लियर है बेटे? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपको याद है या भूल गए? चलो, क्या है? व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखो तो लिख सकते हो आप एग्जाम में इसको, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी कोई जरूरी नहीं है। व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोएल चेंजेस, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked amount of magnetic flux linked with the coil changes, magnetic flux linked with the coil changes, EMF is produced।
EMF is produced। यहाँ पर क्या होगा बेटे, EMF प्रोड्यूस होगा। और ये जो हमारा EMF प्रोड्यूस होगा ये अल्टरनेटिंग EMF होगा। कौन सा EMF होगा स्टूडेंट्स? अल्टरनेटिंग EMF होगा। अल्टरनेटिंग EMF जिसके अंदर वैल्यू कंटिन्यूसली, EMF की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, AC अल्टरनेट। तो बेटे क्लियर हुआ किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करेगा। व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा EMF इंड्यूस्ड होगी, और वो EMF जो इंड्यूस्ड होगी वो कौन सी होगी? दैट EMF इज अल्टरनेटिंग EMF। क्लियर है बेटे? इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर हम इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अभी कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। एग्जाम के अंदर पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, यहाँ पर प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करेगा। थर्ड बेटे ये डिवाइस है, हमें इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले बेटे डायग्राम, कि इसका डायग्राम कैसा होगा। तो डायग्राम के लिए बेटे यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। इसके ऊपर ये हमने कॉपर वायर वाउंड कर दी। क्या वायर वाउंड कर दी बेटे? कॉपर वायर वाउंड कर दी। ओके, ये यहाँ पर हमने रिंग लगा दिए, फर्स्ट रिंग, ये दूसरा रिंग, रिंग के साथ हमने ये ब्रूस लगा दिया, ठीक है। ये दो ब्रूस लगा दी, और यहाँ पर हमने वो डिवाइस लगा दी, कोई भी रेजिस्टेंस फैन वगैरह जो हमें चलाना है। एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ और साउथ, ये बेटे मैग्नेट जो आपकी थोड़ी बड़ी मैग्नेट होनी चाहिए, आपकी कोयल से साइज बड़ा होना चाहिए। ये नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर है बेटे? ये मैग्नेट तो देखेंगे किस किस किन किन स्टेप से मिलके बनी है, डायग्राम को आप बाद में बना लेना, पहले इसको समझो अच्छी तरह से। ये जो है दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर ये क्या है, आर्मेचर कोयल, दिस इज नोन एज आर्मेचर कोयल। एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसके डायग्राम को बनाओ। ये मैग्नेट, ये और ये क्या है, स्लिप रिंग्स हैं, और ये है हमारे पास ब्रश, दीज आर ब्रशेस, ठीक है बेटे। ये ब्रश हैं जो ब्लैक पोर्शन से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये दो जो रिंग है, ये स्लिप रिंग है, कंप्लीट रिंग है बेटे। ये हमारी आर्मेचर कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये मैग्नेट है। तो फर्स्ट ये आर्मेचर कॉइल क्या होती है, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। देखो बेटे, कंस्ट्रक्शन बनाने से पहले सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने कॉपर वायर वाउंड किए, आर्मेचर कॉइल, और ये कॉपर वायर जो इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर डाले गए हैं, ये सॉफ्ट आयरन ये जो कॉपर वायर हमने सॉफ्ट आयरन के ऊपर डाले गए हैं, ये लैमिनेटेड हैं।
मीन्स इस कॉपर वायर के अंदर करंट नहीं जाएगा, जो भी करंट यहाँ पर बनेगा ये इन वायर्स के अंदर ही रहेगा। ठीक है, पॉलिश वाले तार बोलते हैं जो हम मोटर वगैरह के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, उनके अंदर से करंट जाएगा, इनके अंदर से करंट जाएगा। इवन हम भी टच करेंगे तो यहाँ पर हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इनके ऊपर पॉलिश की जाती है, लेमिनेट होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या है? इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन इट। आर्मेचर कॉइल के ऊपर क्या वाउंड करते हैं? कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड करते हैं। नेक्स्ट बेटे, दूसरा स्टेप जो हमारा यहाँ पर है नॉर्थ साउथ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकती है, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको प्रोवाइड करेगी? हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को। थर्ड बेटे यहाँ पर जो है, थर्ड हम यहाँ पर लेते हैं आर्मेचर कॉइल हो गया, स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, टू रिंग्स whose function is या इसको बाद में लिखेंगे, स्लिप रिंग्स होते हैं बेटे, इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और नंबर 5 ब्रशेस। ब्रशेस का क्या फंक्शन है? ब्रश का फंक्शन है बेटे, इट कलेक्ट द करंट फ्रॉम ब्रश रिंग्स। इट कलेक्ट द करंट, it collects the current from rings and send in the circuit, send the current to circuit. ब्रश का क्या फंक्शन है? यहाँ पर जो करंट बनेगा उस करंट को ये यहाँ इस रिंग से लेकर इस सर्किट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? आगे समझ में बेटे कि इसका क्या फंक्शन है? पक्का नोट करो पहले। आर्मेचर कॉइल क्या होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड होंगे इसके ऊपर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फील्ड। स्लिप रिंग्स, ये टू फुल रिंग्स होते हैं, टू फुल रिंग्स which connect with brushes, which connect with brushes, ये ब्रश के साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, कई बार आपने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बेटे सुना होगा कि ब्रश खराब हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर खराब हो जाती है, मैकेनिक कहता है इसके ब्रश गए। ठीक है, ब्रश गए, या फिर कहते हैं कि रिंग्स चले गए, इसके रिंग गए। तो रिंग, ये जो ब्रश के साथ रिंग कंटिन्यूसली इस तरह से स्लाइड करता रहता है, ये इसके साथ टच में है, और टच में ऐसे है कि सपोज ये रिंग है, ये ऐसे घूमता रहता है, इसके साथ टच में रहता है हमेशा। क्लियर है? देखो जैसे ये रिंग है बेटे, ये रिंग है, ठीक है, ये ब्रश है, तो ये रिंग इस तरह से हमेशा इस ब्रश के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पर 2 ब्रश लगाए जाएंगे, और ये ध्यान रखना ये जो वायर है इस रिंग के अंदर से आपको निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रश रिंग्स जो हैं, रिंग्स आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट करेंगे, रिंग्स आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आर्मेचर कॉइल के साथ ये रोटेट करेंगे बेटे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे समझ में? ओके। हाँ भाई, और भी रहता है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का क्या फंक्शन है? प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। सॉफ्ट आयरन कोर प्रोवाइड्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। हमने सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है,
तो ये इसका डायग्राम है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप 4 पार्ट लिख सकते हो, आर्मेचर कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्लिप रिंग्स और ब्रूसेस। बेटे इसको आप नोट करो। एक चीज यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बेटे, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं इस सर्किट में। बेटे ये बैटरी करंट लेकर क्या करेगा, ये तो खुद करंट बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटे, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं जल्दबाजी में कि जहाँ पर रेसिस्टेंस है वहाँ बैटरी और कनेक्ट कर दो, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। दिस इज डायग्राम, दिस इज कंस्ट्रक्शन। करो बेटे इसको नोट, हम इसकी वर्किंग करेंगे, फिर वर्किंग ध्यान से समझना। नेक्स्ट है बेटे वर्किंग। कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, डायग्राम कर लिया, डायग्राम को अभी हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक मिनट बेटे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं वर्किंग एंड थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, वर्किंग एंड थ्योरी। क्या क्या स्टेप किए हैं, सबसे पहले किसको किस में कन्वर्ट करता है, दूसरा प्रिंसिपल, थर्ड डायग्राम, फोर्थ कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ वर्किंग एंड थ्योरी और सिक्स्थ इसके ग्राफ। तो 2 पोर्शन बचे हैं, वर्किंग एंड थ्योरी हम करते हैं। देखो बेटे, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास है। सपोज इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमारी आर्मेचर कॉइल है विच इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, ओके बेटे मैं ये मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है ये, ठीक है। आर्मेचर कॉइल भी आपने नोट कर ली होगी, ओके। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, ओमेगा। इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ डियर स्टूडेंट्स ये रोटेट कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन है। हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस कॉइल है बेटे। यहाँ पर हमने नेमिंग कर ली, ये इसी तरह से है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉइल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स आर एस पोर्शन है अंदर की तरफ जा रहा है, पी क्यू पोर्शन किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, एस आर पोर्शन किधर जा रहा है, अंदर, पी क्यू पोर्शन किधर आ रहा है, बाहर, ओके। अब देखो ध्यान से समझना बेटे, एस आर पोर्शन अंदर गया, फोर्स किधर है इस पर, अंदर की तरफ। व्हाट वी विल यूज, हम कैलकुलेट करना है, ये करंट बनाएगा, ठीक है, करंट बनाएगा। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फोर्स इज इनवर्ड, फोर्स इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम एस टू आर। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कौन सी आ गई हमारे पास, एस से आर की तरफ आ गई। क्लियर हुआ। अब बेटे इसके ऊपर देख लो आप, पी क्यू। अब ये जो है एस आर अंदर की तरफ जा रहा था, तो पी क्यू किधर आ रहा है, बाहर, पी क्यू बाहर आ रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर, आउटसाइड। तो यहाँ पर फोर्स जो है आउटसाइड, बट मैग्नेटिक फील्ड किधर है,
नॉर्थ से साउथ, तो करंट किधर जाएगा बेटे, पी क्यू से पी की तरफ। करंट गोज फ्रॉम पी टू क्यू टू पी, फर्स्ट हाफ साइकिल में। क्लियर है। अब इसी को देखो, ये आ गया समझ में। अब यहाँ पर करंट इस सर्किट में कैसे फ्लो करेगा, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से करंट आएगा इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू इस ब्रश B2 में जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से करंट फ्लो करेगा। क्लियर है। अब ये इधर P है तो बेटे ये भी P होगा, ध्यान से समझना। ये हमारा P पोर्शन हो गया, ये इधर Q है तो इधर मैंने इसमें Q लिया है, ये इधर R पोर्शन है और इधर S पोर्शन है। ये इस तरह से घूमकर, पहले ये ऐसे थी या ऐसे मान लो, ये ऐसे थी, आधी रोटेशन हुई, आधी रोटेशन के बाद S इधर आ गया और R इधर आ गया। आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन में मैं केवल ये डायग्राम बना रहा हूँ बेटे, ये देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन ये नॉर्थ, ये साउथ, ये S इधर आएगा, R इधर आएगा, P इधर जाएगा, Q इधर जाएगा। देखो आया या नहीं आया, ये था पहले P Q R S, ये घूमा P की जगह पर, देखो मैंने P ही ले रखा है, ये कॉर्नर पे P है तो इधर कॉर्नर पे P ही है हमारा, ये Q है तो ये भी Q ही ले रखा है। तो ये इस तरह से रोटेट करके आया तो S इधर R इधर आ गया, ये S R देख लो इधर ही है, P Q इधर आ गया। ठीक है। अब ये रोटेशन कैसी है भाई, ये रोटेट तो एंटी क्लॉकवाइज ही करेगी। रोटेट कैसी करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर डायरेक्शन करंट किधर है, S से R की तरफ, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो एस आर किधर आएगा, अब बाहर, पी क्यू किधर जाएगा, अंदर, ये पी क्यू अंदर जाएगा बेटे, पी क्यू अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो गई बेटे पी से क्यू की तरफ। हमने अप्लाई किया, ये ऐसे, ये आ गया ना, फोर्स किधर है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ, इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, ठीक है, पी से क्यू। यहाँ पर फोर्स किधर है, आउटवर्ड, फोर्स इज आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट किधर है, आर से एस। पहले करंट किधर था बेटे, पहली हाफ रिवॉल्यूशन में आर से एस, नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में पहले था एस से आर, अब है आर से एस की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई हाफ रिवॉल्यूशन में, और जहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए वो कौन सा करंट, एसी करंट। आ गया समझ में। तो इस तरह से ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप अपनी वर्डिंग्स आपकी बुक में जो दे रखी हैं या आप अपनी खुद की वर्डिंग्स बनाकर लिख सकते हो। बाय फ्लेमिंग इसको एक्सप्लेन करना है, लेट द कॉइल इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, या एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट हो रही है। पी क्यू इज कमिंग आउटवर्ड, एस आर इज गोइंग इनवर्ड, फोर्स इज आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एक मिनट बेटे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का हमने अप्लाई किया। जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो बेटे यहाँ पर जो करंट बनेगा वो क्यू से आर की तरफ बनेगा, सेम एज इट इज यहाँ पर एस आर के ऊपर करंट एस टू आर बनेगा। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, नाउ करंट फ्लोज फ्रॉम, पहले क्यू से पी पर जा रहा था, नाउ करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू क्यू, पहले क्यू से पी था अब पी से क्यू की तरफ है। तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है। तो इसकी वर्किंग में आप जो लिखना चाहते हो अपनी खुद की वर्डिंग्स में आप लिख सकते हो बेटे। एक मिनट बेटे, कंटिन्यूअसली फ़ोन आ रहे हैं।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, whenever angle between मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल। देखो बेटे, ये यहाँ पर देखो, पहले ये प्लेसमेंट थी, ठीक है, ये प्लेसमेंट थी, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 90। यहाँ पर करंट 0। जैसे जैसे ये एंगल 90 होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फ्लक्स की फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कोस थीटा पैरेलल, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो उसी को हम लिखते हैं whenever angle between magnetic field and area normal is changes, magnetic field and area normal changes, जब भी एंगल चेंज होगा किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में एंगल चेंज होगा, क्या चेंज होगा बेटे, फ्लक्स linked with the coil changes, flux linked with the coil change, जो फ्लक्स है वो चेंज होगी और फ्लक्स चेंज होगी, hence EMF and current also changes, EMF and current also changes, EMF और करंट भी क्या हो जाएंगे बेटे, चेंज हो जाएंगे। ये लाइन जरूर लिखना है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, फ्लक्स चेंज होगी, और बेटे फ्लक्स चेंज होगी तो EMF प्रोड्यूस्ड होगा, इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, EMF एंड करंट ऑल्सो इंड्यूस्ड, ये भी बेटे इंड्यूस्ड होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, कर लिया नोट, अच्छी तरह से बना लिया अपनी वर्डिंग बेटे आपने। करें स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट जो है बेटे हमारा थ्योरी के अंदर। अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, डायग्राम। अब थोड़ा है इसके अंदर डेरिवेशन का पोर्शन है, सिंपल है डेरिवेशन, आपको आता है, वर्किंग एंड थ्योरी को ही कंटिन्यू करना है। वर्किंग और थ्योरी को ही हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटे, कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट या किसी भी टाइम के ऊपर, फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल इज, फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल इज, कोयल के अंदर फ्लक्स जो है वो कितना होगा, फ्लक्स क्या होता है, NBA cos थीटा, फ्लक्स कितना होगा बेटे, NBA cos थीटा, वेयर cos थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थीटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो फ्लक्स का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, NBA cos ओमेगा टी, फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टी टाइम के ऊपर, कोई भी एक टाइम लिया, हमें नहीं पता वो टाइम कितना था, उस टाइम पे फ्लक्स कितना हो गया, NBA cos ओमेगा टी, कितना हो गया भाई, NBA cos ओमेगा टी। क्लियर है। एंड EMF इंड्यूस्ड इज, जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, तो EMF का फार्मूला होता है भाई डी फाई बाई डी टी, EMF का फार्मूला यही होता है डी फाई माइनस डी फाई बाई डी टी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी
एन बी ए कोस ओमेगा टी, एन बी ए कोस ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू, ये क्या है इसका मीनिंग कि यहाँ पर हमें कोस का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करना है बेटे। एन बी ए डी बाई डी टी, माइनस का साइन हमने यहाँ पर रखा, डी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जब करेंगे बेटे, यहाँ पर क्या आएगा कोस का माइनस साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ये क्वांटिटी अगर इंटीग्रेट करते तो डिवाइड में चली जाती है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे, EMF की वैल्यू आ गई। EMF की वैल्यू आई, फ्लक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की बेटे, इनको साइड में लिख लेते हैं, ग्राफ के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी। फ्लक्स किसके इक्वल आया है, एन बी ए कोस ओमेगा टी, ठीक है। E किसके इक्वल आया है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर, इसको आप नोट करो बेटे, कर लिया नोट, ओके। सिंपल है, देखो पहले फ्लक्स का फार्मूला लिखा, फ्लक्स को ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया, ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली। अब इसका कंपैरिजन कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं। E किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो E नॉट की वैल्यू देखो, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ई तो E नॉट किसके इक्वल आएगा, एन बी ए ओमेगा के इक्वल। E नॉट की EMF की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, E नॉट की मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटे एन बी ए ओमेगा, पक्का। और नेक्स्ट है बेटे, अगर आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करंट किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू ई बाई आर। I इज इक्वल टू ई कितना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर। तो I इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आई, टी आ गई। तो हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली, E की वैल्यू, EMF की वैल्यू निकाली और बेटे करंट की वैल्यू निकाली। तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, लास्ट स्टेप इसका बचा है बेटे, जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है इनका, फ्लक्स का, EMF का और I का। बेटे दो टॉपिक है हमारे ये, नेक्स्ट टॉपिक हम ट्रांसफार्मर करेंगे। इनमें से क्वेश्चन हरदम आता है, ठीक है। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे 6-7 डिवाइस हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रैक्टिकल थे। उसके बाद साइक्लोट्रॉन तो सिलेबस से हटा दिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है बेटे, ट्रांसफार्मर और नेक्स्ट है ये जनरेटर, नेक्स्ट ट्रांसफार्मर, एक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। बेटे ये 6-7 डिवाइस हैं, इनमें से एक डिवाइस 5 मार्क्स के अंदर हर बार एग्जाम में आती है। CBSE बोर्ड में हम यही कह सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा, तो बेटे एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर डिवाइस आती है, आइदर वो 3 मार्क्स की हो या 5 मार्क्स की डिवाइस हमेशा आती है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस हो गई, एक व्हीटस्टोन ब्रिज डिवाइस हो जाएगी, नेक्स्ट है बेटे साइक्लोट्रॉन हटा दिया, थर्ड डिवाइस हो जाएगी हमारी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फोर्थ डिवाइस हमारी हो जाएगी जनरेटर, फिफ्थ डिवाइस ट्रांसफार्मर, सिक्स्थ टेलीस्कोप, सेवंथ माइक्रोस्कोप।
ठीक है, तो इन सातों में से एक एग्जाम में हमेशा आता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है बेटे, ग्राफ बनाना है। कर लिया होगा नोट? ओके, लास्ट स्टेप हमारा आज का, ये इक्वेशन देखकर हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, देखो फ्लक्स का ग्राफ हमें बनाना है यहाँ पर। ये हो जाएगा बेटे π/4, ये पाई 3π/4 और ये हो जाएगा हमारा 2π। या हम टाइम की बात करें तो ये 0 टाइम, ये टाइम हो जाएगा t/4, ये सॉरी बेटे ये π/2, पाई 3π/2 सॉरी, ये t/4, ये हो जाएगा t/2 3t/4 और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, t को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, π/2 पाई 3π/2 2π, या टाइम की फॉर्म में लें तो टाइम की फॉर्म में लेंगे तो t/4 t/2 3t/4 t। हमें ग्राफ बनाना है सबसे पहले फ्लक्स का, फ्लक्स का ग्राफ बनाना है बेटे। तो फ्लक्स का कोस वेरिएशन है, कोस वेरिएशन के अंदर देखो आपको करना नहीं है, आपको सीधा ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का तरीका बता देता हूँ कैसे बनेगा। फ्लक्स किसके इक्वल है, NBA cos ओमेगा t के इक्वल है। फ्लक्स किसके इक्वल है, ये आपको लिखना नहीं बेटे, सीधा डायरेक्ट आपको ग्राफ बनाना है, जो कि हम अब बनाएंगे। देखो वो ग्राफ बना कैसे, मैं वो समझा रहा हूँ। फ्लक्स इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा की जगह 2π/t लिख लेते हैं। लेट टाइम कितना है t/4 t/4 एट टाइम t/4। ठीक है, या टाइम 0 लेते हैं, पहले टाइम 0 लेते हैं, 0 टाइम के ऊपर। आप चाहे तो मैं एंगल से ही बता दूंगा इसको। फ्लक्स इज इक्वल टू, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, फ्लक्स कितना होगा NBA, फ्लक्स कितना होगा NBA, NBA मैक्सिमम, भाई कोस 0 है तो फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम। फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगर टाइम को t/4 पुट करें, ये कैंसिल, 2π/4 2π/4 कितना होगा 360, 2π 360 360/4 90, कोस 90 क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कब, जब टाइम कितना हो t/4 हो। जब टाइम t/4 हो तो यहाँ पर t/4 में बेटे फ्लक्स कितना होगा NBA cos π/2, क्योंकि t/4 पे एंगल कितना बनेगा π/2, π/2 कितना होता है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट टाइम हमारा कितना आएगा t/2 कोस कितना 180, कोस 180 में ये वैल्यू बेटे माइनस में जाएगी। फिर ये यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो ये ग्राफ हमारा बनेगा। समझ में आया किस तरह से बनाया ग्राफ। हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की, हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की 2π/t और टाइम को अलग अलग पुट किया। टाइम t0 पुट किया, कोस 0, कोस 0 क्या होता है 1, तो फ्लक्स बनेगा हमारा NBA मैक्सिमम। कोस 0 पर मैक्सिमम होता है। फिर बेटे हमने टाइम की वैल्यू पुट की t/4 पुट की, देखो 0 पुट की, ये कंप्लीट क्या हो गया 0, कोस 0 1, तो फ्लक्स
इज इक्वल टू एन बी ए कोस जीरो। फ्लक्स कितना हो गया, एन बी ए कोस जीरो, तो ये कोस जीरो 1 हो गया, तो फ्लक्स कितना बना, एन बी ए। पक्का। दूसरे स्टेप में हमने भाई ओमेगा टी की जगह पर क्या पुट किया, टी बाई 4, टी से टी कैंसल, 2 पाई 360/4 90, एन बी ए कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0, ये वैल्यू 0, तो ये यहाँ पर फ्लक्स भी कितना हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। फिर हमने वैल्यू पुट की टी बाई टू वैल्यू पुट की, फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कोस 180, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस एन बी ए, तो ये माइनस में ले दिया हमने। इसी तरह से बेटे फिर 3t/4 पुट करेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा, 3t/4 पुट करेंगे, t से t कैंसल, ठीक है, ये हो जाएगा भाई फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 36 दूनी 72, 36 3 108, 4 से 4 काट देंगे बेटे, 3 पाई, ये 0 वैल्यू आएगी बेटे, ये 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। कोस कितना आएगा, कोस आएगा यहाँ पर 90 या 270, कोस कितना आएगा 270, कोस 270 की वैल्यू कितनी होती है, 0, फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट 2 पाई पुट करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कोस 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, ठीक है, टाइम सॉरी टी से टी कैंसल, 2 पाई कितना होगा बेटे, कोस 360, कोस 360 मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये फ्लक्स बनेगा एन बी ए। तो हमने वही दो पॉइंट बनाए हैं, क्लियर हो गया, आ गया समझ में। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट बनाना है बेटे, इसके अंदर साइन के वेरिएशंस की, किसके वेरिएशंस चाहिए बेटे, साइन के वेरिएशंस की। हमें यहाँ पर ये किस किस के बीच में ग्राफ है, ये ग्राफ है बेटे टाइम और ईएमएफ के बीच में, टाइम और ईएमएफ के बीच में हमारा ये ग्राफ है। अब हमने बनाया है ईएमएफ के बीच में, सॉरी फ्लक्स के बीच में बेटे, फ्लक्स ईएमएफ नहीं फ्लक्स, ये कोस दिया। नेक्स्ट हमें बनाना है साइन की वेरिएशन, करंट भी और ईएमएफ दोनों में साइन की वेरिएशन है, तो यहाँ पर ये ई का भी बन जाएगा और करंट का भी बन जाएगा, ई का भी हो सकता है ये ग्राफ और करंट का भी हो सकता है। किसके विद रिस्पेक्ट बना रहे हैं बेटे, टाइम के विद रिस्पेक्ट बना रहे हैं, टाइम के विद रिस्पेक्ट बना रहे हैं। वैल्यू देखो, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है हमारे पास, साइन ओमेगा टी, सेम उसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे। पहले टाइम 0 पुट करते हैं, एन बी ए ओमेगा साइन 2 पाई बाई टी, टाइम कितना 0, ये ई और आई के बीच में है बेटे, ई और आई के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। 2 पाई बाई टी इंटू 0 कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, एन बी ए ओमेगा साइन 0, साइन 0 तो ईएमएफ कितना होगा बेटे 0। देखो जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ कितना है 0, क्लियर है। अच्छा बेटे, फिर हमने नेक्स्ट टाइम की वैल्यू कितनी पुट की, t/4 पुट की, तो एन बी ए ओमेगा टी से टी कैंसल, 360/4 साइन 90 डिग्री बना, साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी बेटे मैक्सिमम, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ये टी, नेक्स्ट स्टेप में हमने पुट कर दिया बेटे इसको, ओमेगा टी की जगह पर क्या पुट किया t/2, टी से टी कैंसल, ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 2 360/2 180, कितना साइन 180 की वैल्यू 0, ठीक है, ओके, साइन 180 की वैल्यू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे 3t/4, टी से टी कैंसल, ठीक है, ये फिर से कितना आएगा 270 डिग्री, जब 270 डिग्री आएगा तो ईएमएफ कितना होगा माइनस में हो जाएगा, और फिर 360 पर ये हो जाएगा। तो हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं,
दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ बनेगा बेटे। क्लियर है, आ गया समझ में? तो ये हमारा टॉपिक था बेटे ईएमएफ का, सॉरी अल्टरनेट जनरेटर का। यहाँ पर हमें जो करंट और ईएमएफ मिलेगी वो अल्टरनेट मिलेगी। ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है बेटे, अकेले ग्राफ भी पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करना। कोई प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अपनी सेहत का बेटे ध्यान रखो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। बेटे मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, खांसी जुकाम हो जाएगा, कोविड वगैरह ना हो जाए, इसलिए थोड़ा बच के रहो, अपना होमवर्क रेगुलर करो। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे बताया करो, आप बताते नहीं हो, बताते हो हम कॉल करते हैं जब आप उठाते नहीं। तो थोड़ा हाँ बेटे ऐसे नहीं, आपके एग्ज़ाम होंगे, आपके स्कूल भी खुलेंगे, ये मत सोचो कि कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें इस साल, सब कुछ करना पड़ेगा बेटे। 12th का काम है, रेगुलर हो जाओ। 12th करनी है आपको, बढ़िया नंबर आने चाहिए, पूरी उम्र आपको ये नंबर चाहिएंगे। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करो, और मेहनत करो बेटे, कंसेप्ट समझो आप। ठीक है, ये नहीं है कि आपको सिर्फ नंबर ही लेने हैं, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। आपने साइंस पढ़ रहे हो, साइंस का मीनिंग भी पता होना चाहिए, इन टॉपिक्स का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अपना होमवर्क ध्यान से करना बेटे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।